मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। मैकाल पर्वतमाला सतपुड़ा का पूर्वी हिस्सा बनाती है। यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं और इन जंगलों में मुख्यतः दो जनजातियाँ बैगा और गोंड निवास करती हैं। इन पहाड़ियों से अनेक धाराएं निकलती हैं जो नर्मदा और वैनगंगा की सहायक नदियों का काम करती हैं। ये पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के कबीरधाम और मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में फैली हैं। क्या आपको पता है कि अरावली पहाड़ियाँ किन राज्यों में फैली हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत के भूभाग का क्षेत्रफल कितने मिलियन वर्ग किलोमीटर है? 2.48, 3.28, 15.24, 7.56। भारत दुनिया के भूभाग का 2% भूभाग बनाता है और क्षेत्रफल के हिसाब से हम दुनिया में 7वें नंबर पर आते हैं। भारत से ज़्यादा भूभाग केवल रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के पास ही है। भारत का कुल भूभाग क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 3,14,073 वर्ग किलोमीटर जल क्षेत्र भी शामिल है। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा द्वीप किस देश में पाए जाते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान या CRRI कहाँ स्थित है? कटक, त्रिवेंद्रम, वर्धमान, कोलकाता। CRRI की शुरुआत 1966 में हुई थी। ये संस्थान इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंतर्गत आता है और कटक में स्थित है। इसके अलावा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी एक चावल अनुसंधान केंद्र है जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च IIRR के नाम से जाना जाता है। क्या आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र किस देश में स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमाएं साझा करता है? भूटान, चीन और म्यांमार, म्यांमार, बांग्लादेश और चीन, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, इनमें से कोई नहीं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा भारत में असम और नागालैंड से लगती है। अगर बात करें पड़ोसी देशों की, तो अरुणाचल प्रदेश इन तीन देशों चीन, भूटान और म्यांमार के साथ 1817 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इनमें से 1129 किलोमीटर की सीमा चीन के तिब्बत राज्य से लगती है। क्या आपको पता है कि म्यांमार के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत को एक गणराज्य माना जाता है क्योंकि ऑप्शन 1 राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, ऑप्शन 2 उसका अपना लिखित संविधान है, ऑप्शन 3 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, ऑप्शन 4 उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। लोकतंत्र को विभाजित करने के अनेक तरीकों में से एक तरीका ये भी है कि इसको गणतंत्र और राजशाही में बांटा जाए। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि राजशाही में देश का प्रमुख शाही परिवार से आता है और प्रमुख का पद आनुवंशिक होता है, जबकि गणतंत्र में देश के प्रमुख का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। क्या ऑस्ट्रेलिया और कनाडा गणतंत्र हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत में घाटे के वित्त पोषण का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 आर्थिक विकास के लिए, ऑप्शन 2 सार्वजनिक उधार से छुटकारे के लिए, ऑप्शन 3 भुगतान संतुलन के लिए, ऑप्शन 4 विदेशी कर्जा घटाने के लिए। जब सरकार अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करती है तो वो अपने पैसे को कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय में खर्च करती है। पूंजीगत खर्चों में नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, अस्पताल, कारखानों आदि का निर्माण आता है। इन सभी क्रियाओं से अर्थव्यवस्था का विकास और भी तेजी से होता है, लेकिन ये घाटा बहुत ज़्यादा हो तो अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्या आपको पता है कि भारत में कौन सा सेक्टर रोजगार में सबसे ज़्यादा योगदान देता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारतीय संविधान में से निम्न में से किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? 60 का, 352 का, 356 का या 360 का? अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है।
इसे लगाने पर राज्य के वित्तीय विषयों पर केंद्र का अधिकार हो जाता है और किसी भी वित्तीय बिल को पास होने के लिए राष्ट्रपति के सम्मुख से गुजरना पड़ता है। हालांकि 1991 में एक ऐसा समय आ गया था जब इस अनुच्छेद का उपयोग किया जा सकता था, लेकिन उस समय भी इसका उपयोग नहीं किया गया। क्या आपको पता है कि भारत में बाह्य आक्रमण की वजह से कितनी बार आपातकाल लगा? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत के मौसम विभाग के साथ मिलकर मौसम की भविष्यवाणी करने वाली संस्था ESSO का पूरा नाम है। ऑप्शन 1 अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन 2 अर्थ सिक्योर साइंस ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन 3 अर्थ साइंस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन 4 अर्थ सिक्योर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ESSO भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। इसको 2007 में बनाया गया था। इसका पूरा नाम अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंतर्गत मौसम विभाग और IITM पुणे जैसी बहुत सी महत्वपूर्ण साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। ESSO इन ऑर्गेनाइजेशंस को समय समय पर दिशा निर्देश और सहायता देता रहता है। क्या आपको पता है कि भारत के मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4? अनुच्छेद 2 से संसद को यह शक्ति मिलती है कि वो भारत में नए राज्यों को शामिल कर सकता है या उनकी स्थापना भी कर सकता है। इससे अलग अनुच्छेद 3 के माध्यम से संसद भारत में पहले से मौजूद राज्यों को बना या उनमें परिवर्तन कर सकती है। क्या आपको पता है कि अनुच्छेद 1 में क्या बातें हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है वो है अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 167। राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में है। परिषद का कंपोजिशन अनुच्छेद 171 में दिया गया है। किसी भी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों से 1/3 होती है, लेकिन परिषद में 40 से कम सदस्य किसी भी हाल में नहीं होने चाहिए। क्या आपको पता है कि विधानसभा की स्थापना और उसका कंपोजिशन किस किस अनुच्छेद में है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? कन्याकुमारी, कालीमियर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या कोवलम? अगर बात करें भारतीय मेनलैंड की तो इसका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट नाम से जाना जाता था। यहाँ से इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप केवल 145 किलोमीटर दूर है। क्या आपको पता है कि अंडमान और निकोबार में पाए जाने वाले ज्वालामुखी का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में बताएं। विश्व में जूट की खेती में भारत का स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा या कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं। जूट का उत्पादन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में भारत और बांग्लादेश में किया जाता है। जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन और इसकी सबसे ज़्यादा खपत दोनों ही भारत में होती हैं। अगर बात करें सबसे अच्छी क्वालिटी के जूट की तो वो हमें बांग्लादेश से मिलता है। कुछ मात्रा में जूट को चीन में भी उगाया जाता है। क्या आपको पता है कि चाय के निर्यात में विश्व में पहले स्थान पर कौन सा देश आता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में किसे भारत का तोता कहा जाता है? हुसैन शाह को, नानक को, बारबक शाह को या अमीर खुसरो को? अमीर खुसरो ने खुद को भारत का तोता या तूतीए हिंद नाम से बताया था। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनको उर्दू साहित्य और कव्वाली का पितामह भी माना जाता है। शालीमार बाग के प्रसिद्ध शिलालेख में इन्होंने कश्मीर को धरती की जन्नत बताया और यहाँ लिखी गई लाइनें आज भी प्रसिद्ध हैं। क्या आपको पता है कि ये प्रसिद्ध शालीमार बाग कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं।
भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्न में से किस देश से प्रेरित है? फ्रांस, इंग्लैंड, आयरलैंड या जर्मनी? नागरिकता दो प्रकार की होती है। एकल नागरिकता में आपको देश की नागरिकता मिलती है, लेकिन दोहरी नागरिकता में आपको आपके देश और आपके राज्य दोनों की नागरिकता मिलती है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान इंग्लैंड से लिया गया है। क्या आपको पता है कि किन देशों में दोहरी नागरिकता पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में बताएं। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? रवि राय, बलिराम भगत, जीवी मावलंकर, हुकम सिंह? अक्टूबर 1951 में हुए चुनाव के बाद अप्रैल 1952 में पहली लोकसभा की स्थापना हुई थी। उस समय इसको हाउस ऑफ पीपल बोला जाता था। 1954 में इसका नाम लोकसभा कर दिया गया। इसके पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जिनको दादा साहेब नाम से भी जाना जाता था। पहली लोकसभा के कार्यकाल के बीच ही इनका निधन हो गया था। क्या आपको पता है कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारतीय संविधान को जिस दिन अपनाया गया था वो है 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 31 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949। संविधान सभा में 2 साल 11 महीने और 18 दिनों तक कुल 11 सत्रों में हुई चर्चा के बाद हमारा संविधान बना। जिस समय ये बनकर तैयार हुआ था उस समय उसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और इस दिन इसके कुछ गिने चुने अनुच्छेद लागू भी हो गए थे। क्या आपको पता है कि वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में वो कौन सी पहाड़ियां हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? सतपुड़ा, नीलगिरी, विंध्य या अरावली? 1600 किलोमीटर लंबी पश्चिमी घाट की पहाड़ियां पूर्वी घाट से नीलगिरी पर्वतमालाओं में मिलती हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम दोदा बेट्टा है। नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास कुल 3 प्रमुख नेशनल पार्क मिलते हैं, जो हैं मुदुमलाई, मुकुर्थी और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। क्या आपको पता है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का साधारण व्यवहार के लिए प्रयोग होता था? सतमान, रत्ती, निस्क या करशापण? पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ धातु के कॉइन प्रयोग किए जाते थे। इतिहासकारों के अनुसार ये सिक्के राज्य के द्वारा नहीं बल्कि व्यापारियों द्वारा जारी किए जाते थे। इन सिक्कों को करशापण कहा जाता था। ये चांदी के बने होते थे और इनका प्रयोग महाजनपद में सामान्य व्यवहार के लिए किया जाता था। क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसके शासनकाल में चलते थे? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत में निम्न में से किस प्रकार का लोकतंत्र है? ऑप्शन 1 प्रतिनिधिक, ऑप्शन 2 तानाशाही, ऑप्शन 3 प्रत्यक्ष, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। लोकतंत्र को हम 2 प्रकार में बांट सकते हैं। इसमें पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इस तरह के लोकतंत्र में लोग रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट के माध्यम से अपने फैसले स्वयं ही लेते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में फैसले जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि लेता है। भारत में अप्रत्यक्ष या प्रातिनिधिक लोकतंत्र है। क्या आप ऐसे देश का उदाहरण दे सकते हैं जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? ऑप्शन 1 स्थिति की समता, ऑप्शन 2 न्याय, ऑप्शन 3 वयस्क मताधिकार, ऑप्शन 4 बंधुता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और देश की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए बंधुता बढ़ाने की बात की गई है। वयस्क मताधिकार की बात संविधान के अनुच्छेद 326 में की गई है।
भारत के हर 18 वर्ष से उम्र के ज़्यादा के नागरिक को वोट करने का अधिकार है। क्या आपको पता है कि संविधान संशोधन से मताधिकार की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत का विदेशी व्यापार निम्न में से किस वंश के अधीन शीर्ष पर था? मौर्य, शक, कुषाण या गुप्त? कुषाण काल में भारत के रोम और चीन से अच्छे व्यापारिक संबंध थे। इस समय देश की समुद्री यात्रा से भी अच्छी खासी आमदनी होती थी। यही वजह है कि विदेशी व्यापार कुषाण काल के दौरान शीर्ष पर था। वैसे तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल बोला जाता है, लेकिन गुप्त काल में भारत का रोमन साम्राज्य से व्यापार लगभग ना के बराबर था। ईरान और बीजेंटीन से होने वाले व्यापार में भी काफ़ी कमी आई थी। क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किस वंश के शासन के दौरान जारी हुए? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन सी वस्तु भारत द्वारा आयात नहीं की जाती थी? ऑप्शन 1 चीनी, ऑप्शन 2 महीन रेशमी कपड़ा, ऑप्शन 3 कीमती पत्थर, ऑप्शन 4 इत्र। प्राचीन भारत में रेशमी कपड़े को चीन से, इत्र को अरब से और कीमती पत्थरों को अलग अलग जगहों से मंगवाया जाता था। भारत चीनी का आयात नहीं करता था। इसके अलावा भारत मसालों, नील, ओपियम और कपास जैसी बहुत सी चीज़ों का निर्यात भी करता था। क्या आपको पता है कि भारत इत्र को किन देशों से मंगवाता था? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है? ऑप्शन 1 कृषि संबंधित गतिविधियाँ, ऑप्शन 2 विनिर्माण क्षेत्र, ऑप्शन 3 निर्माण क्षेत्र, ऑप्शन 4 तृतीयक सेक्टर। भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार कृषि और संबंधित गतिविधियों से पैदा होते हैं। गांवों में करीब 66% और शहरों की 9% आबादी इन कामों से जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत की करीब 48% जनसंख्या इससे जुड़ी है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन से करीब 24% जनसंख्या और सर्विस क्षेत्र से करीब 26% लोग जुड़े हैं। क्या आपको पता है कि इन सभी सेक्टरों में से कौन सा सेक्टर अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान देता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में स्थापित किया गया था। ये उपनिवेशकालीन भारत में स्थापित होने वाला कौन से नंबर का विश्वविद्यालय था? तीसरा, चौथा, पांचवा या दूसरा? अपने जैसा सोचने समझने और व्यवहार करने वाले भारतीयों को बनाने के लिए अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी के मध्य में अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना की। इसमें सबसे पहला कलकत्ता यूनिवर्सिटी, दूसरे नंबर पर बॉम्बे यूनिवर्सिटी, तीसरे नंबर पर मद्रास यूनिवर्सिटी, चौथे नंबर पर पंजाब यूनिवर्सिटी और पांचवें नंबर पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। क्या आपको पता है कि वुड्स डिस्पैच किस चीज़ से संबंधित था? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? छोटा नागपुर पठार, दक्कन पठार, लद्दाख पठार, मालवा पठार। दुनिया में सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। अगर बात करें भारत की तो यहाँ पर सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। लद्दाख का सबसे नीचा स्थान भी समुद्र तल से 2500 मीटर ऊंचा है, जबकि इसका सबसे ऊंचा स्थान सल्तोरो कांगरी की ऊंचाई 7742 मीटर है। सल्तोरो कांगरी को K10 भी बोला जाता है। क्या आपको पता है कि लिटिल तिब्बत नाम से किस जगह को बुलाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं।